शुरुआती दौर में जब मैं इधर मुंबई आई मैं, तो मुझे करीब करीब 90% लोग ऐसे मिले जो बड़े बड़े सपने दिखाने लगे मुझे कि आओ तुम लोखंडवाला में आओ, ये इस रेस्टोरेंट में बैठो, तुमको मैं ऐश्वर्या राय बना दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फर्जी डीलिंग वाले मुझे कुछ ज्यादा मिल गए। मुझे हाई पॉइंट रेस्टोरेंट में बुलाते थे और उसके लोखंडवाला वहां मैं जाती थी और फिर जो स्क्रिप्ट खोल के जो डायलॉग्स सुनाते थे मुझे, लड़की बाथरूम से नहा के निकली। अच्छा। मतलब ऐसे ही डायलॉग। हाँ, वो इस टाइप का ही कुछ ज्यादा रहता था। स्विमिंग पूल में गई, भीगे कपड़े पहनी है, ये वो। तो फिर वो बताते बताते स्टोरी शाम 6 बजा देते थे और उस बीच में उनको चाय नाश्ता ये वो सब मुझे अपनी तरफ से कुछ नहीं बनती थी, वो कुछ नहीं। फिर वो दूसरे दिन फिर हमको, गंगा जी कहाँ है मैडम, आ जाइए फटाफट, स्टोरी पे काम चल रहा है। तो रोज यही लड़की बाथरूम से नहा के निकली रोज यही सीन मुझे समझा। कंप्रो की वजह से मैंने बहुत सारी फिल्में मैंने छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने दो बॉलीवुड की एक्ट्रेस से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों के बाद इस मुकाम तक पहुंची हैं। तो आज हम मिलाएंगे आपको वाराणसी की रहने वाली यानी काशी, गंगा वर्मा। सभी दर्शकों को गंगा वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और प्रयागराज से हैं हमारी पंछी पटेल जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे गंगा वर्मा जी से उनकी आप बीती। तो जी गंगा जी, आप बताइए आपको क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ा। सर, मेरा बचपन से मेरी हॉबी थी कि मैं फिल्म लाइन में काम करूं और मैंने डैडी से बोला कि डैडी मुझे कोई दूसरा जॉब जमता नहीं, मैं करूंगी तो फिल्म लाइन में ही काम करूंगी। डैडी बोले हाँ, इसके लिए तुम कुछ ये करो, ऑडिशन दो, स्टेज शो वगैरह करो। तो मैं शुरुआती दौर में स्टेज शो वगैरह किया। उसके बाद फिर मैं दूरदर्शन में आई और दूरदर्शन में मैंने एग्ज़ाम दिया। दूरदर्शन से मैंने बी ग्रेड पास किया। तो मुझे एक्टिंग में बी ग्रेड पास हुई, मुझे बहुत खुशी मिली। उसी बीच में मुझे मिस काशी का अवार्ड मिल गया और मैं बहुत खुश हुई और मैं मुंबई आई तो यहाँ मेरे कुछ रिलेटिव्स जो फिल्म में ए ग्रेड में हैं, नाम लेना नहीं चाहूँगी, बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ में उनका ये है काम है। और उन्होंने मुझे जो है सोचा ये कहीं करोड़पति ना बन जाए, थोड़ा रिश्तेदारों में थोड़ा ज्वेलसी की भावना होती है। तो बोले कि नहीं, तुमको इस लाइन में हम आने नहीं देंगे। और फिर बैग तो मुझे बनारस भेज दिया। जब बनारस गई तो मैंने कहा मैं तो एक एक्ट्रेस बनने के लिए यहाँ आई थी और मुझे जो मेरे रिलेटिव्स अपने सगे लोग हैं मुझे यहाँ तक नहीं आने देंगे, ये कैसे हो सकता है। मैंने हमेशा ये सोचा कि मैंने जो ठाना है मैंने वो काम किया और ये लोग मुझे यहाँ तक नहीं आने देंगे। कौन सी कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं फिल्म इंडस्ट्री में आना। फिर मैंने क्या किया कि मैं जब मिस काशी चुनी गई, मैंने कहा कि अब तो मुझे फिल्म में किसी भी कीमत पे मैं फिल्म में काम करूंगी। और मैंने विश्वनाथ मंदिर गई। हमने कहा बाबा विश्वनाथ, रिलेटिव्स मुझे यहाँ से मुंबई से बनारस भेज दिया है और कह रहा है कि तुम्हें बड़े पर्दे पर नहीं आने देंगे, अब कुछ आप चमत्कार दिखा दो। बाबा विश्वनाथ ने चमत्कार दिखाया और पूरी यूनिट मुंबई से बनारस पहुंची और पहली ही फिल्म मुझे मिली महिमा काशी विश्वनाथ की। रोल तो मुझे बहुत छोटा मिला लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा, मेरे लिए इतनी अंदर से मुझे इतनी खुशी मिली कि अरे मैं तो बड़े पर्दे पे आ गई, बस मुझे बड़े पर्दे पे आना है। वो मेरा पहला फिल्म था। तो गंगा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या सबसे पहले आपको बनारस में ही काम मिलना स्टार्ट हुआ। हाँ, मैंने महिमा काशी विश्वनाथ की, उसके बाद भोजपुरी का कुछ इतना ज्यादा दौर था। उसके विधना तोरे देश में, गंगा मैया चुंडी चढ़े भो माई जैसन भौजी हमार, ये 4-5 फिल्में मैंने बनारस में किया। और भोजपुरी एल्बम तो मैंने अनगिनत किया, जिसका तो मैं नाम भी नहीं आपको बता सकती, मैं इतनी ज़्यादा भोजपुरी एल्बम्स मैंने किया। फिर मैंने कहा कि अब तो मुझे यहाँ पर कुछ जमता नहीं, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा स्ट्रगल करूँ मुंबई जाके। तो रिलेटिव्स का सपोर्ट नहीं होने के कारण मैं अपने फ्रेंड सर्किल में वहाँ पे रहना ये किया, लेकिन फ्रेंड लोगों ने भी मुझे धोखा ही दिया और बैंक से पैसा निकाल लेना ये वो। मैं बहुत प्रॉब्लम में मतलब फंसती गई। फिर मैंने कहा कैसे क्या करूँ, कोई दूसरा जॉब तो मैं कर नहीं सकती। फिर डैडी का वहाँ पे, कितना पैसे तुम मंगाती उधर से इधर। भाई था, भाई चूंकि भाई मेरे
एमआर थे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो गंगा जी, क्या आपके घर का सपोर्ट था आपके ऊपर? हाँ, डैडी का सपोर्ट था, भाई का सपोर्ट था। तो जी हाँ दोस्तों, अभी आपने सुना गंगा जी की कुछ बातें। अब हम जानेंगे पंछी पटेल जी के साथ क्या हुआ था। तो पंछी जी, आप बताइए कि आपका बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ? आ, मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये फील्ड तो ऐसी है, अच्छी तो बहुत लगती है और अच्छी है भी वाकई में। पर हमें जितना हम सोचते हैं उतना सपोर्ट हमें मिल पाए, वो ज़रूरी नहीं कि हर किसी को हासिल होता है। तो मैं मेरी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी। जी, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये बताना चाहूँगी कि मेरी शुरुआत, यानी जब एक बच्चा बहुत छोटा सा होता है, मैं 4 साल की उम्र की थी और मुझे पता ही नहीं था कि ये हीरोइन कैसे बनते हैं, पर मुझे हीरोइन बनना था, एक्टर बनना है। और मैं 4 भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ और सब स्कूल चले जाया करते थे। तो चूंकि मैं अकेले बसती थी, मैं क्या करूँ मॉर्निंग में। तो जिस पॉट में दूध उबालते हैं, वो उसमें मलाई बच जाती है मॉर्निंग में, राइट, जमी रहती है, कंजील रहती है। तो मैं उसको मतलब स्पून से वैसे करके खाया करती थी। और जब वो खत्म हो जाती थी तो मेरे ताऊ जी उसको पलट दिया करते थे। ही स्टार्ट टू सिंग अ सॉन्ग, और वो इस तरह से उसको बजाते थे, उस पॉट को। और मैं डांस किया करती थी। तब से मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो हीरोइन बनूंगी एक दिन। और मेरे जो मोहल्ले वाले हुआ करते थे, वो मुझे देखा करते थे कि ये अपने ताऊ जी के साथ डांस कर रही है, और वो तो बजा रहे हैं और ये डांस कर रही है। तो मेरे घर पे बहुत सारे लोग आके बोला करते थे मेरी मदर को कि इसको ना आप डांस सीखने के लिए दीजिए, इसका पैर बहुत अच्छा चलता है। तो मेरी मम्मी ने सोचा उस बारे में। मेरे डैडी के दोस्त हुआ करते थे, और मैं अपने गुरुजी का नाम लेना चाहूंगी, मिस्टर पम्बू कुमार जी। उनके पास मुझे भेजा डांस सीखने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने मुझसे कभी फीस नहीं ली। तो पंछी जी, आपने कुछ एक्टिंग डांस का डिप्लोमा वगैरह लिया है? मैंने तो सुना है कि प्रयागराज में वो प्रयाग संगीत समिति, उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृति केंद्र जैसी कुछ संस्थाएं हैं जो इन सब्जेक्ट पे काम करवाती हैं। तो क्या आपने डिप्लोमा लिया है? मैंने प्रयागराज संगीत समिति से कथक किया हुआ है, प्रभाकर। और अगर मैं बात करूं वेस्टर्न डांस की, तो उसको भी मैंने बहुत अच्छे से सीखा है। और मैंने मेरे शहर के कुछ स्कूल, जैसे संगम मॉडर्न स्कूल, संस्कार इंटरनेशनल, तो वहाँ पे भी मैंने अपने मतलब डांस सिखाया, उनके एनुअल फंक्शन में भी डांस टीचिंग करी। तो इस तरह से कारवां आगे बढ़ता गया। अब जर्नी आती है एक्टिंग करने की। एक्टिंग की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि जब मैं डांस कंपटीशन अपने प्रयागराज में फेस करती थी, तो मुझे लोग बहुत पसंद किया करते थे मेरा डांस, और मुझे बहुत बहुत प्यार मिला। जब मैं स्टेज पर परफॉर्म करती थी और मैं नीचे उतरती थी, तो चूंकि छोटी सी थी तो लोग मुझे पकड़ा करते थे, मतलब गुगली वुगली तो मैं ना बहुत इरिटेट हो जाती थी कि मम्मी ये लोग मुझे, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने हमेशा प्रयागराज में रहकर जो भी प्राइजेस जीते, फर्स्ट प्राइज ही जीते, बहुत कम ही ऐसा होगा थर्ड आया होगा। और जब भी कभी ऐसा हुआ है मेरे साथ कि थर्ड प्राइज आया, तो मैंने उस दिन बहुत रोया, क्योंकि मैंने कभी हारना अपनी जिंदगी में सीखा ही नहीं था। ये घमंड नहीं कह सकते इसको, वो मेरे अंदर एक अलग सा जील और पैशन था एक्टिंग और डांस को लेकर के। और मैं जैसा सोचती थी उस लेवल पे मैं परफॉर्मेंस दे पाती थी उस टाइम पे। तभी लोगों का प्यार मुझे मिला, और मैंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते। तो उन्हीं में से एक अवार्ड फंक्शन में मुझे एक लोगों ने देखा था कि ये लड़की डांस अच्छा करती है। तो एक डायरेक्टर थे मिस्टर नाजिम अंसारी जी, जो प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, एनजीओ वर्कर भी हैं। तो उनको एक परफॉर्मेंस करवाना था, एक नौटंकी विधा का नाटक, चंदा बेड़नी, अच्छा जिसके अच्छा। लिए उन्होंने मुझे सर्च किया कि मैंने एक लड़की को देखा था प्रयाग महोत्सव में, मैंने एक परफॉर्मेंस दिया था उस टाइम पे, 2010 की बात है। तो उन्होंने मेरे घर का पता लगवाया, किसी को मेरे घर भेजा, एंड देन मतलब मम्मी डैडी चूंकि देखते ही थे कि इसको इंटरेस्ट है, तो मेरे लिए तो सोने पे सुहागा हो गया था। एंड मैंने कहा अब मतलब यार ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे एक्टिंग का ए भी नहीं आता था उस टाइम पे। एंड मेरी वॉइस उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा हस्की थी। जो आज आप मुझे सुन रहे हैं,
उस आवाज से कहीं ज्यादा भारी आवाज थी मेरी। रानी मुखर्जी की तरह। जब नहीं, शायद रानी मैंने, मुखर्जी तो अपने आप में नहीं नहीं, नहीं, जब मैं नहीं कह मैंने आपसे सकती। पहली मुलाकात की थी इलाहाबाद में, शायद आज से बहुत 2018 17 17 2017 की मुलाकात में, तो हम्म। तुम्हारी आवाज बिल्कुल रानी मुखर्जी जैसी थी, मतलब बड़ी भारी सी आवाज थी, लेकिन उसमें भी एक ब्यूटी होती है, क्यूटनेस होती एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली, ये तो जो आज आप हमारी आवाज देख रहे हैं, शायद ये गाना गाने की वजह से है, हम्म, क्योंकि मुझे सिंगिंग का भी शौक है और मैं अपने आप को खुश रखने के लिए हम्म, गाना गा लिया करती हूँ। बहुत तो बहुत धन्यवाद। इस तरह से नाजिम सर ने मुझे परफॉर्म करने का मौका दिया स्टेज पे, और उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि ये लड़की कर नहीं पाएगी, अच्छा। ब्रेक करने की कोशिश की मुझे हर तरह से कि नहीं नहीं ये नहीं कर पाएगी। पर मैं चुपचाप इसलिए सुनती थी क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती थी, और उन डायरेक्टर सर का मेरे ऊपर इतना फेथ था कि ये लड़की करेगी और इसी को ही मैं करवाऊंगा। एंड लिटरली आई हैव डन, जो भी मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकती थी मैंने दिया। और उसके साथ ही साथ फिर कारवा ऐसा हुआ कि मैंने 5 साल लग के अपने इलाहाबाद में थिएटर किया, अच्छा। लोगों ने मुझे जानना शुरू किया, और बस उसके बाद मैं इंडस्ट्री की ओर रुख ले ली। वो भी वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगी। तो गंगा जी, जैसा कि पंछी जी ने बताया कि वो अभिनय की तालीम ली है, डांस का डिप्लोमा लिया है, तो आपने भी ऐसा कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ डिप्लोमा लिया है, डांस, एक्टिंग या और कुछ? यस सर, मैंने डांस का लिया है बीएचयू से, भरतनाट्यम और कथक का डांस मैंने बीएचयू से सीखा। और उसके बाद एक्टिंग के लिए मैंने अस्मिता एक्टिंग संस्थान वाराणसी, वहाँ से मैंने एक्टिंग सीखा। और फिर दूरदर्शन में मैं वहाँ पर गई, मैंने कहा थोड़ा कुछ बड़ा हो जाए, कुछ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया और वहाँ पर 10,000 लड़कियों में मैं अकेले सक्सेस हो गई और मैं पास हो गई। और फिर मेरा दौर मुंबई की तरफ मैं आई। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सब कुछ अब तो टैलेंट हो गया है मेरा, तो इतना काफ़ी है मुंबई आने के लिए और फिल्म में काम पाने के लिए। तो गंगा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि शुरुआती दौर में, यस यस। जहां तक कि मुझे पता है कि बॉलीवुड में जो नया कलाकार आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, यस लड़कियां यस। आती हैं, गर्ल्स आती हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा वैसा व्यवहार किया जाता है, या झूठे सपने दिखाए जाते हैं, तो यस यस। आपके साथ कैसे हुआ वो सब चीजें? शुरुआती दौर में जब मैं इधर मुंबई आई मैं, तो मुझे करीब करीब 90% लोग ऐसे मिले जो बड़े बड़े सपने दिखाने लगे मुझे कि आओ तुम लोखंडवाला में आओ, ये इस रेस्टोरेंट में बैठो, तुमको मैं ऐश्वर्या राय बना दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फर्जी डीलिंग वाले मुझे कुछ ज़्यादा मिल गए, और बैकग्राउंड का सपोर्ट नहीं होने के कारण मैं बातों में आ गई कि हाँ हाँ हो सकता है ये मुझे इस फिल्म में मुझे चांस मिल जाए, उस फिल्म में चांस मिल जाए। तो मुझे हाई पॉइंट रेस्टोरेंट में बुलाते थे, और उसके लोखंड वाला। लोखंड वाला, हाँ। वहाँ मैं जाती थी और फिर जो स्क्रिप्ट खोल के जो डायलॉग्स सुनाते थे मुझे, लड़की बाथरूम से नहा के निकली। अच्छा। मतलब पहला, ऐसे ही डायलॉग्स हाँ होते थे। वो इस टाइप का ही कुछ ज्यादा रहता था। स्विमिंग पूल में गई, भीगे कपड़े पहनी है, ये वो। इस समय में सर कब से सूट होगा, अभी स्टोरी सुनिए, अभी तो इसे स्टोरी पे वर्क चल रहा है। हाँ। उसके बाद का क्या है उनका, ओ माय गॉड सिर में बहुत दर्द हो रहा है, गंगा जी जरा चाय कॉफी का ऑर्डर दीजिए। अच्छा। तो फिर वो बताते बताते स्टोरी शाम 6 बजा देते थे, और उस बीच में उनको चाय नाश्ता ये वो सब मुझे अपनी तरफ से मतलब करना। आपके पैसों से होता हाँ था? मेरे पैसे से तो उसके होता बाद था। फिल्म बन जाती थी शाम तक? कुछ नहीं बनती थी वो, कुछ नहीं, फिर वो दूसरे दिन फिर हमको, गंगा जी कहाँ है मैडम, आ जाइए फटाफट, स्टोरी पे काम चल रहा है। ये तो रोज यही लड़की बाथरूम से नहा के निकली रोज यही सीन मुझे समझा। तो फिर एक मतलब चर्चित यहाँ के जो मेरे गरीब नवाज बनाए थे वो मेरे पिए थे, तो मैं, गंगा जी तुम आती हो रोज, किधर जाती हो? हमने कहा लोखंड वाला में बुलाते हैं मुझे कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और वो स्टोरी सुनाते हैं, क्या रोज बुलाते हैं, क्या नाम है, तो मैं नाम तो भी नहीं बताऊंगी। वो लोग अपना, मैंने उनको नाम बताया कि ये नाम है। क्या क्या बताते हैं तुमको? तो हमने कहा वही बताते कि लड़की बाथरूम से नहा के निकली, यही एक ही डायलॉग्स वो रोज हमको सुनाते हैं और बोलते हैं कि अब इसमें आप कैसे करोगी, क्या करोगी, स्विमिंग पूल में नहा के निकली। अरे उसके आगे भी तो कुछ होता है ना, कुछ नहीं। बोले ये लोग फर्जी हैं, इनके चक्कर में तुम मत पड़ो, और तुम मेरे ऑफिस में आया करो यहाँ पर, और मैं तुमको एक मास्टर जी करके देते हैं जो तुम्हें बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में लेकर जाएंगे। तो फिर वो मैं उधर जाना बंद करके
अपना राज के ऑफिस में फिर आना मतलब चालू वहां कर से दिया राज आपका के। सिलसिला हाँ, शुरू हुआ। तो 30% ले लो, ठीक है हाँ, चलेगा। हाँ, लेकिन वो मुझे सब बड़े बड़े जगह पे हाँ, लेकर गए, हाँ, जो है मुखर्जी, विश्वजीत, हाँ, ये सब जगह पे हाँ, मैं गई। हाँ। तो और पंछी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके साथ भी ऐसा कुछ माहौल बना? जी बिल्कुल ऐसा हुआ। और जब मैं यहाँ आई थी तो मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ एंट्री करी थी तो मुझे ये था कि मैं पहले तो 2 दिन जब आई तो होटल में हमें ठहराया, गोरेगांव के एक होटल में, क्योंकि वो प्रोडक्शन की तरफ से था। हम्म, एंड हमारी दोस्ती प्रोडक्शन टीम में, सॉरी, आर्टिस्ट टीम में मीना मीर जी हैं, हम्म, जिन्होंने आई एम कलाम की जो लीड एक्ट्रेस हैं, उनसे मेरी अच्छी फ्रेंडशिप थी। हम्म, तो शूट के बाद हम 2-3 दिन उनके घर पे रुके। हम्म, जी हाँ, एक्टर्स वाकई में बहुत कोऑपरेटिव होते हैं और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं उनके घर गई, फ्रेंडली बिहेवियर था उनका। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स दिए। उस टाइम पे क्राइम शोज बहुत चलते हाँ, थे, हाँ, हाँ, राइट? तो मलाड में उन्होंने कहा कि तुम पंछी जाओ और ये कॉन्टैक्ट दे रही हूँ, आप बात करना, मेरा नाम ले लेना। हम्म, मैंने बोला ठीक है दीदी, मैं चाहती हूँ। पर एक ऐसी लड़की जो एक ऐसे शहर से थी जो बहुत इस्टेब्लिश तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, मतलब छोटा शहर हमारा प्रयागराज, कि जब मैं यहाँ पे आई थी मुंबई में तो मुझे रहने के लिए सबसे पहले 2 दिन तो इंडस्ट्री की तरफ से, यानी जिस फिल्म में मैं काम कर रही थी प्रोडक्शन की तरफ से, मुझे एक होटल मिला था। 2 दिन हम वहाँ ठहरे थे क्योंकि 2 दिन का ही हमारा काम था। देन आफ्टर मैंने सोचा कि मैं कहाँ रहूंगी। हम्म, तो मेरे ब्रदर भी यहाँ रह रहे थे, पर हम्म, चूंकि मेरा बिहेवियर सबके साथ अच्छा रहा था और आज भी है, तो एक आर्टिस्ट थी मीना मीर जी, जो कि आई एम कलाम की लीड रही हैं। और उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और उन्होंने मेरा सपोर्ट भी किया। उन्होंने मुझे अपने घर में ठहराया और बहुत प्यार दिया, और साथ ही साथ मुझे गाइड भी किया कि पंछी, आप ये एड्रेस पे जाना और अपना ऑडिशन दे देना और मेरा नाम भी बताना, तुम्हें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो मैंने उनकी बात मानी और मैं गई। पर उस दौरान मुझे एक डर भी था, क्योंकि सो व्हाट, मैं पहले से बचपन से ही मेरे अंदर ये था कि हाँ, मुझे इंडस्ट्री में जाना है और मैं फेस कर सकती हूँ सारी चीजें। अच्छी बात और जब मैं यहाँ आई ना तो मुझे एक अंदर से डर था, यार मैं कैसे जाऊंगी। है। पर मेरे अंदर का जो एग्रेशन था, हम्म, उसने मुझे डल नहीं होने दिया। हम्म, मैं दीदी के बताए पते पे गई, मलाड में बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस घूमी। हाँ, चूंकि मेरे पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते थे इस बेसिस पे, क्योंकि मैं ऑटो करती थी हम्म, ताकि मैं जगह पे पहुंच पाऊँ। हम्म, थोड़ी दूर मुझे पैदल भी चलना हाँ, पड़ता हाँ, था सर्च करने के लिए। और इस तरह से मैंने प्रोडक्शन हाउस में जा जा करके ऑडिशंस दिए, एंड विद इन 2 और 3 डेज मुझे वो जो ऑडिशंस मैंने दिए, मैंने क्रैक किया ऑडिशन और मुझे कॉल आने लगे कि आप ना, मतलब ये शूट है, आप इस दिन फ्री हो। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। और मैं ना, मतलब एक होता है अपने आप में इंसान, अरे यार आई एम द बेस्ट, मैं अभी कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि एक व्यक्ति जिसको ज्यादा कुछ, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी नहीं है, पर ऐसे शहर में आया जहाँ वो उसे कुछ भी नहीं पता है हम्म, एंड उसे चीजें मिलती है। तो मुझे मतलब इस तरह से कॉल आया कि आप 2 डेज 3 डेज का वर्क है, आप खाली हो। तो मैं तो सोचती थी यार, मेरी लॉटरी लग गई यार, अब मुझे काम मिलने लगा और हाँ, मेरे अंदर कुछ है, मैं कर सकती हूँ। हम्म, मतलब अब मुझे रास्ता मिल गया है और मुझे करना है। हम्म, तो फिर इस तरह से मैंने, उस टाइम पे एक सीरियल आता था, क्राइम शोज तो बहुत आते थे, बहुत सारे। और साथ ही साथ वीरा है, फिरंगी बहू है, अदालत है। इस तरह मैंने सीरियल्स में काम किया, 1 डे 2 डे 3 डे, जो भी जैसा काम मिल जाए मैंने किया। हम्म, पर चूंकि उस दौरान ना मुझे, जब मैं सेट पे जाती थी, हम्म, 1 डे 2 डे करने के बाद ऐसा लगता था यार, नहीं यार, ये तो नहीं सोचा था तुमने, हम्म, ये नहीं करना था, करना तो कुछ और ही था। हम्म, वो लीड वाला सपना हम्म, ना, वो सभी आर्टिस्ट में होता है और आई थिंक होना भी चाहिए, हम्म, क्योंकि जब आप उस लेवल पे सोचते हो तो आप किसी लेवल पे आके अटकते हो। हम्म, और जब आप यहीं पे ही सोचोगे कि यार कुछ तो मिला, मुझे यही कर रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत है, हम्म, तो आप यहीं तक ही रह जाते हो। हम्म, एंड उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो आप कर रहे हो उसमें आपको आता कितना है, हम्म, बिकॉज एवरी वन डिमांड्स कि आप कितने परिपक्व हो, है ना? तो कुछ ऐसे काम करने के बाद ना मुझे फील हुआ कि नहीं पंछी, कुछ कमी है तुम्हारे अंदर, बैक चलो, अभी नहीं।
मेरे अंदर भूत सवार हुआ कि अभी मुझे बैक जाना है घर और मुझे कुछ सीखना है और सीखना है, एक्टिंग सीखना है। मैंने थिएटर तो किया है पर मज़ा नहीं आ रहा है। देन आई स्टार्टेड टू सर्च क्विकली कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट है प्राइवेट, मैं उसमें एडमिट एडिशन कर एडमिशन लेती हूँ, सॉरी। तो एडमिशन मैंने इस तरह से, एक लाइव वॉइस मीडिया इंस्टीट्यूट था, मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल्स में लोग थे जो मुझे जानते थे, उन्होंने भी पता किया एंड आई ऑल्सो जस्ट सर्च्ड। तो वो हमारे अंधेरी में ही उसकी ब्रांच थी और साथ ही साथ दिल्ली में भी थी। बट आई थॉट दैट नहीं यार, यहाँ पे रहूंगी तो क्या ही मतलब, एक काम करते हैं दिल्ली चलते हैं, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स भी हैं और थोड़ा सपोर्ट भी हो जाएगा और मैं वहाँ कर लूंगी। तो इस तरह से मैं दिल्ली गई और मैंने लाइव आर्ट्स मीडिया इंस्टीट्यूट से कोर्स किया जो कि 8-9 महीने का था। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि मैं किसी इंस्टीट्यूट की बुराई तो नहीं करना चाहूंगी, पर जो थिएटर आपको सिखाता है ना, वो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत कम ऐसे हैं जो आपको परिपक्व उस लेवल पे बना पाते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक आर्टिस्ट के अंदर सीखने की कितनी इच्छा है, कितना कैलिबर है कि वो सीख पाए। इंस्टीट्यूट आपको घोर के कोई भी हो नहीं पिला सकता। मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको सिखाता है। यस है ना? यस और जब आप कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आप सब स्टूडेंट होते हैं, सब गुरु होते हैं सब गुरु सब स्टूडेंट। एग्जैक्टली। शायद। तो इस तरह से मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया एंड मैंने सीखा और सीखने के बाद खुद भी आकलन किया कि मैंने क्या सीखा। एंड यू नो आई इन्वेस्टेड इन दैट 1,40,000 रुपीज। और मुझे वर्थफुल तो नहीं लगा, उससे ज़्यादा मुझे लगा कि मैंने बाद में एमए किया परफॉर्मिंग आर्ट से, जो कि वर्धा यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। और मुझे लगा वो ज़्यादा फ्रूटफुल था मेरे लिए और वहाँ से मैंने जो भी सीखा वो अच्छा था मेरे लिए। और उससे भी ज़्यादा कि जब आप काम करते जाते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, काम करते करते जो करते करते वो एक्सपीरियंस आपका गेन होता है और आपको पता चलता है खुद का परफॉर्मेंस देखने के बाद कि यहाँ मेरी क्या फॉल्ट थी, यहाँ कुछ और होना चाहिए था। इनफैक्ट आज भी हम जो परफॉर्मेंस देते हैं उसमें भी हमें समझ में आता है धीरे धीरे कि नहीं यार ये तो नहीं करना था, ये क्या किया था, और अच्छा कर सकते थे। ऐसा कभी हुआ यहाँ परफॉर्मेंस देते वक्त शुरुआती दौर में डायरेक्टर ने बहुत फटकार लगाई हो? नहीं, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ नो डाउट जब मैं शुरुआत में आई थी तो कैमरा फेस करने में क्या होता है ना, मेरी आईज बहुत ब्लिंक करती थी ऐसे ऐसे, है ना। उसके लिए मैं थोड़ा सा जरूर, बहुत ज्यादा तो डांट नहीं खाई, लेकिन उन्होंने मुझे जरूर टोका कि आप आईज पे कंट्रोल करिए, है ना, ब्लिंक कर रही आईज। तो वो मैंने करेक्ट किया। और बहुत बारी ऐसा भी होता है कि जब आप कैमरे के सामने आते हैं, आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप शिवर करने लगते हो, आप अपने डायलॉग्स भूल जाते हो, है ना। फिर और जब आप भूलते हो ना और आप याद करते हो बैक साइड मेमोरी में, तो वो आपके फेस पे दिखता है और कैमरा तुरंत कैप्चर करता है। कैमरे से आप कुछ भी चीजें छिपा नहीं सकते। तो मैंने ये चीज फील की और धीमे धीमे मैं आज भी सीख रही हूँ। और मुझे लगता है ताउम्र एक आर्टिस्ट हर दिन सीखता है और वो जैसे जैसे काम करता जाता है उसके अंदर मैच्योरिटी लेवल, उसके अंदर सीखने की क्षमता और उसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा अपने करेक्टर को ले करके इम्प्रूव करने की एक अलग से चीजें आ जाती हैं।